नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली शख्सियतों को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज़ को मदऊ करते हैं, ऐसी शख्सियतों को मदऊ करते हैं जिनका आवाम में असर होता है और वो किसी न किसी शोबे के माहिर होते हैं। हमारे प्रोग्राम का ऐसा खिलाड़ी बनते हैं, हमारे प्रोग्राम का ऐसा साइंसदान, सियासतदान बनते हैं और इस्लामिक स्कॉलर से लेकर आम स्कॉलर्स भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। आज जिस शख्सियत को हमने इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया है वो भी गैर मामूली शख्सियत है और उनकी भी कई खिदमात हैं। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि आज हिंदुस्तान में जिस तरह अफरा तफरी मची हुई है SIR को लेकर, और SIR के बारे में उन्होंने बहुत काम किया है और ख़ास तौर पर जो मिसिंग वोटर्स हैं उनके हक़ दिलाने के लिए उन्होंने उनकी जो खिदमात है वो गैर मामूली हैं। तो हमारी मुराद हैं जनाब सैयद खालिद सैफुल्लाह से। और आपको बता दूं कि खालिद सैफुल्लाह जहाँ पर एक टेक्नोक्रेट भी उनको कह सकते हैं, जहाँ एक टेक्नोक्रेट है वहीं पर आपको बता दूं कि वो एक अच्छे सियासतदान भी है और सदर ज़िले कांग्रेस यानी हैदराबाद सिटी कांग्रेस के सरबराह भी हैं या सदर भी हैं। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। पहला सवाल मैं यही करूँगा कि क्या कांग्रेस के जो हालात हैं फिल वक्त, आप समझते हैं कि कांग्रेस अक़लियतों के साथ इंसाफ करेगी? इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस एक सेक्युलर गवर्नमेंट है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी सेक्युलर है। कांग्रेस का अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन निकालेंगे तो कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला आर्टिकल है वो हर कांग्रेसी को कहता है कि ये पार्टी बनी गई है हिंदुस्तान के लोगों के बेहतरी के लिए। तो इसका मतलब हिंदुस्तान के लोगों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अक़लियत सब लोग आते हैं। तो पार्टी हमेशा तमाम लोगों के बेहतरी के लिए ही काम करती है। जी जी। बहरहाल नाज़रीन, चूँकि SIR का मसला बहुत, मैं समझता हूँ कि एक संगीन मसला हो गया है, अफरा तफरी का बायस बन रहा है, लोग परेशान हैं। कई लोगों को हमने रोते हुए भी देखा है और परेशान होते हुए भी देखा है। चूँकि सैयद खालिद सैफुल्लाह ने इस शुबे में बहुत ज़्यादा काम किया है। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि दलित और मुस्लिम जो वोटर्स हैं जिनके नाम जानबूझकर हज़फ कर दिए गए या फिर गलती से हज़फ हुए हैं, उस पर उन्होंने बहुत काम किया है। तो हम अब इस सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे SIR के बारे में। तेलंगाना में जो SIR चल रहा है उस बारे में आप क्या कहेंगे? तेलंगाना में बड़ी खुशी की बात है कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने और 10 दिन का डेट एक्सटेंड किया है। तो काफ़ी जगहों पे जहाँ पे फॉर्म तो दे दिए गए थे बट फिल होके वापस BLO तक नहीं पहुँचे थे, उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका है कि और 10 दिन यानी 3 अगस्त तक लोग फॉर्म फिल करके दे सकते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि लोगों में परेशानी है। परेशानी की वजह एक हद तक उनके पास सही इन्फॉर्मेशन ना पहुंचना है। थोड़े सोशल मीडिया में जो भी वीडियोस आते हैं वो देख के लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। असल में SIR ये पहली बार नहीं हो रहा है, हर 20 साल में एक बार होता है। क्योंकि इंडिया की जो वोटर लिस्ट है या कोई भी देश की वोटर लिस्ट है वो एक फ्लोटिंग डॉक्यूमेंट है। फ्लोटिंग डॉक्यूमेंट का मतलब इलेक्शन कमीशन पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के हिसाब से जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उन लोगों को वोटर लिस्ट में होना है और जिनका इंतकाल हो जाता है वो उनके नाम निकल जाना है। अगर कोई लोग शिफ्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह से तो उनका वोटर ID वहाँ से वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकल के जहाँ पे वो शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ पे होना है। तो हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, इतने बिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है, तो एवरी सेकेंड कई लोग 18 साल के होते हैं, कुछ लोगों का इंतकाल हो जाता है, तो डॉक्यूमेंट कंटिन्यूसली अपडेट नहीं होता है। हर बार साल में 4 बार रिवीजन होता है, सप्लीमेंट्री लिस्ट आती है, बट 20 साल में एक बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि जो लोग एक से ज़्यादा जिनके वोटर कार्ड हैं उनको निकाल देना है, जो डिसीज्ड डेड वोटर्स हैं उनको निकाल देना है, और अगर शिफ्टेड वोटर्स हैं तो उनके वोटर्स वहाँ से निकाल के जहाँ पे वो शिफ्ट हुए वहाँ पे उनको
देना है। आपने एक अच्छी बात कही है, कानून अवामी नुमाइंदगी यानी पीपुल्स एक्ट के बारे में आपने बात की है। चलिए, एक तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके ने कई बातें बताई हैं। अगर कोई मर जाता है तो उसके नाम निकाल दिए जाते हैं, अगर कोई शिफ्ट होता है तो उसके नाम निकाल दिए जाते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि अब हिंदुस्तान में अगर कोई नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ बोलता है या नाराज़ होता है तो उसके भी नाम निकाल दिए जाते हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज में हम लोगों ने अक्सर देखा है कि जहाँ भी जो पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन पावरफुल होता है, वो पॉलिटिशियन या वो पॉलिटिकल पार्टीज चाहते हैं कि उनके चाहने वाले वोटर ही वोटर लिस्ट में मौजूद रहे। तो हमने बहुत से एलिगेशंस देखे हैं कि क्योंकि महाराष्ट्र एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। देखिए, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस जी ने लोकसभा इलेक्शंस में बहुत अच्छी मेजॉरिटी से जीत हासिल की थी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके 6 महीने के बाद असेंबली इलेक्शंस होने थे, तो किसी वजह से इलेक्शंस को पोस्टपोन किया गया। फिर जब इलेक्शंस पोस्टपोन हुए तो 6 महीने के पीरियड में 50 लाख नए वोटर्स ऐड हुए, जो कोई भी स्टेट में 6 महीने में उतने वोटर्स कभी भी इंडिया की हिस्ट्री में ऐड नहीं हुए थे। 4.5 साल में जितने वोटर्स ऐड हुए थे उससे ज्यादा वोटर्स महाराष्ट्र में ऐड हुए थे। जी। तो इसका मतलब यही है, जो लोग दूसरे जगह से भी आके अपने वोट जी हाँ, वहाँ पे ऐड करते हैं। मैं आपको बता दूं कि सैयद खालिद सैफुल्लाह ने ये सही बात कही है, क्योंकि महाराष्ट्र के बारे में जो तहकीकाती रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आई थी, ख़ास तौर पर जो सहाफ़ियों ने तहकीकात की थी, उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि बैरूनी रियासतों से, ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश है या फिर अब बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार रियासतें हैं, वहाँ से लोग आए, आधार कार्ड की बुनियाद पर वहाँ पर अपने वोटर ID कार्ड बनाए और फिर वोट का इस्तेमाल किया। और आप देखेंगे कि जैसा कि खालिद सैफुल्लाह साहब ने कहा कि किस अंदाज़ में वहाँ यानी गलत इस्तेमाल किया गया जमहूरी अमल का, तो उसके नतीजे में लोकसभा में इंडिया जीतती है और फिर असेंबली में शिकस्त खा जाती है। तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। इसीलिए राहुल गांधी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि एक नहीं, दो नहीं, 3 मरतबा उन्होंने पावर प्रेजेंटेशन के ज़रिए ये साबित करने की कोशिश की कि बोगस वोटिंग करवाते हुए बीजेपी कामयाब हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि तेलंगाना में SIR का जो अमल है, क्या उसके बाद से अब बोगस वोटिंग का खात्मा हो जाएगा? देखिए, SIR का मकसद ही बोगस वोटर्स को निकालना है। अगर SIR रूल्स के बराबर किया जाए तो रूल क्या कहता है कि बूथ लेवल एजेंट हैं, उन्हें 1 महीने का टाइम दिया गया है, उन्हें सिर्फ एक पोलिंग बूथ दी गई है। एक पोलिंग बूथ में मैक्सिमम होंगे 1500 वोटर, अक्सर 1200 से 1500 वोटर रहेंगे, 300-400 घर रहेंगे। तो एक पोलिंग बूथ लेवल ऑफिसर को एक पोलिंग बूथ में 300 घरों में सब लोगों को एनरोलमेंट फॉर्म देना है, फिर उन घरों को जाना है, जाके उनके पास से फॉर्म लेना है और वो फॉर्म फिल करके फिर इलेक्शन कमीशन के डेटाबेस में डिजिटाइज करना है। अगर इस तरीके से अगर SIR होता है तो मुझे भरोसा है कि सारे बोगस वोटर्स हैदराबाद से भी निकल जाएंगे। जी। लेकिन क्या वो हो रहा है? आप जानते हैं। जी। आप जानते हैं कि बूथ लेवल ऑफिसर्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के हाथ में आ गए हैं। हम लोगों ने कई जगह देखा कि बूथ लेवल ऑफिसर पॉलिटिकल ऑफिसर्स से काम कर रहे हैं, कभी पॉलिटिकल लीडर्स के घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसके बारे में कंप्लेंट किया। जी। टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन क्रॉनिकल में फर्स्ट पेज आर्टिकल्स आए। तो उसके बाद बड़ा स्ट्रिक्ट रिटर्न ऑर्डर्स दिए गए थे पोलिंग बूथ लेवल एजेंट्स को, बूथ लेवल ऑफिसर्स को, कि वो घर घर जाके लोगों को फॉर्म दें। जी। तो बहरहाल आपको बता दूं कि जहाँ तक इन्होंने बताया कि किस तरह इनोमिनेशन फॉर्म्स की तकसीम का अमल होना चाहिए, लेकिन आप क्या समझते हैं कि हमारी रियासत तेलंगाना में 3 करोड़ 35 लाख वोटर्स हैं, तो अब उनमें कमी आएगी? एनोमलीज तो चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने खुद कहा कि 1 करोड़ से ज़्यादा एनोमली आने के चांसेस हैं। जी। मतलब जिन लोगों के नाम में मिसमैचेस होगा या जिन लोगों के उनकी और प्रोजेनी वालिद के एज के बीच में 15 साल से ज़्यादा कम फ़र्क रहेगा, उन सब लोगों का अनोमलीज में आएंगे। और शिफ्टेड वोटर्स और डुप्लीकेट वोटर्स जितने हैं वो सारे अगर निकल जाएंगे तो लगता है कि एटलीस्ट एक 50-60 लाख वोटर्स तो तेलंगाना में कम होने के इम्कानात हैं। हैदराबाद के बारे में ये कहा जा रहा है कि हैदराबाद हो या फिर पड़ोसी जो हमारा ज़िला है रंगारेड्डी है या फिर मलकाजगिरी है, मिर्चल वगैरह, वहाँ कम से कम 35 लाख जो वोट्स हैं वो मनसूख कर दिए जाएंगे। देखिए, एनोमलीज अगर आप प्री एनोमली डेटा देखते हैं, प्री मैपिंग डेटा अगर आप देखते हैं तो प्री डेटा के हिसाब से हैदराबाद के जो 45 लाख वोटर्स थे, इनमें से सिर्फ 21 लाख वोटर्स
की मैपिंग हो गई थी। वो 21 लाख वोटर्स में तकरीबन 8 लाख वोटर्स अप्रॉक्सीमेटली 30% अनोमली में थे। जी जी। तो उसी तरह से अगर फिर से मैपिंग हुई है तो पॉसिबिलिटी है कि हैदराबाद में एटलीस्ट एक 12 से 15 लाख वोटर्स जो है निकलने के चांसेस हैं। एक बात आपको बता दूं कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का हालिया अरसे के दौरान एक बयान आया है। उन्होंने ख़ास तौर पर जो एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, फिर एमएलसीज़ हैं और यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको वाज़े तौर पर तंबी की है, इंतबा दिया है, वार्निंग दी है कि आप लोग SIR का काम कीजिए, बहुत संगीन मसला है और बीजेपी इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। तो क्या कांग्रेसी कायदीन बड़ी तवज्जो के साथ इस पर काम कर रहे हैं या जी जी, ईजी ले रहे हैं? कांग्रेस के कायदीन बड़ी तवज्जो के साथ इसके साथ काम कर रहे हैं। हम लोगों को पहले से हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन को इंचार्ज बनाया गया है। जैसा हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के श्री मल्लू रवि साहब इंचार्ज हैं, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को कोऑर्डिनेटर्स दिए गए। हम लोगों को ताकीद की गई कि हर बूथ में एक बूथ लेवल एजेंट बनाएं। हम लोगों ने सारे बूथ लेवल एजेंट्स बनाए, बूथ लेवल एजेंट्स को आइडेंटिटी कार्ड्स दिए गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी SIR को सीरियस ले रही है क्योंकि हमने बिहार से, बंगाल से बहुत कुछ सीखा है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक भी जेन्यून वोटर का नुकसान ना हो। जी जी। कि हर वोटर जो भी जेन्यून है, हम वो चाहते हैं कि वो वोटर ड्राफ्ट रोल और फाइनल रोल में ज़रूर आए। जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए आपके बारे में हम लोगों से भी बात करते हैं तो वो भी आपके बारे में बात करते हैं, ख़ासतौर पर SIR को लेकर के जिस अंदाज में आप मेहनत कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। तो उसकी वजह क्या है? क्या आज आपने जो एप्लीकेशंस तैयार किए हैं, मैं चाहूँगा कि ख़ासतौर पर जो मिसिंग वोटर के एप्लीकेशन आपने तैयार किया था उस बारे में हमारे नाजरीन को, हमारे व्यूवर्स जो हैं उन्हें बताएँ। देखिए, मिसिंग वोटर्स जो एप्लीकेशन था वो 2019 का एप्लीकेशन था, जबकि हालात के लिए वो बहुत अच्छा एप्लीकेशन था। क्योंकि मैं गूगल में जॉब कर रहा था, मैं एक सिक्योरिटी टेस्टिंग कर रहा था, मेरा काम था। तो वेबसाइट के अंदर जो कमियां हैं वो पहचानना मेरा पेशा था। मैंने इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में उस टाइम पे एक डिफेक्ट देखा। वो डिफेक्ट के वजह से कोई भी लोग, अगर मान लीजिए मुझे आपका वोटर ID पता चल जाता है तो मैं आपके वोटर ID के साथ साथ 1 लाख लोगों का वोटर ID एक एक्सेल शीट में रख के अगर मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया तो एक रात में सारे 1 लाख लोगों के नाम पे फॉर्म 7 ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता था। तो वैसे खतरनाक बात थी वो। जी, वो 2019 की बात थी। तो जैसे ही मैंने ये डिफेक्ट देखा, मैंने पहले उस टाइम पे जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर कमिश्नर जो थे ओम रावत साहब, उनको मैं JNU के प्रोफेसर्स के साथ गया और उनको उनके डिफेक्ट के बारे में बताया। वो बहुत इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने मेरे से बातचीत की, थोड़ा वक्त लिया और उसके बाद मेरे इंटरव्यूज अल जजीरा चैनल में आए, इंडियन एक्सप्रेस में आए, फिर मैंने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में एक कंप्लीट आर्टिकल लिखा मेथोडोलॉजी के बारे में। उसके बाद उन्होंने अपने वेबसाइट में सिक्योरिटी सेटिंग्स ऐड की है जी। तो उसके बाद से इस तरह से प्रोग्राम लिख के लोगों को निकालना बंद हो गया था। जी, तो मिसिंग वोटर्स ऐप में वो सारे घरों का डेटा था जिनमें से वोटर्स गायब हुए थे। उस टाइम पे मीडिया की बहुत अच्छी सपोर्ट थी। मीडिया की सपोर्ट की वजह से 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस ऐप को डाउनलोड किया और लाखों वोटर्स फिर वापस सिस्टम में आ गए। अभी SIR के लिए मैंने नहीं, एक बात बताइए, जब आप मिसिंग वोटर्स की बात करते हैं तो मैंने सुना है कि कम से कम 3 लाख जो है मुस्लिम वोटर्स और 4 लाख दलित वोटर्स के नाम हज़फ कर दिए गए थे। जी, उस टाइम पे जो मैंने डेटा एनालाइज किया था उसके हिसाब से मैंने एस्टिमेट किया था कि 3 करोड़ मुसलमान वोटर और 4 करोड़ दलित वोटर्स 2019 के वोटर लिस्ट से गायब हुए हैं। तो वो मेरी स्टडी थी, उसके ऊपर मैं मेथोडोलॉजी प्रेजेंट किया था। उसके बाद मैं डेटा निकाल के लोगों को दिया, लोग डाउनलोड करते थे और वो डेटा को देख के दूसरे लोगों को जाके बताते थे कि आपके हाथ में तो वोटर कार्ड है लेकिन इलेक्शन कमीशन वेबसाइट से वो निकाल दिया गया है। तो लोग फिर अपना न्यू वोटर कार्ड अप्लाई करके फिर वापस सिस्टम में आ रहे थे। जी जी जी। तो ये 2019 का मिसिंग वोटर्स ऐप है। अभी मैंने SIR के लिए एक ऐप बनाया है और 2 मैंने एप्लीकेशंस बनाए हैं। जी जी। पहला जो ऐप है वो हैदराबाद SIR 2002 डेटा का ऐप है। तो सारा जो 2002 का वोटर लिस्ट हैदराबाद का है वो मैंने ऐप में दे दिया है। कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे फेसबुक पे जाके, वहाँ पे आप अपना किसी का भी नाम एंटर करेंगे 2002 लिस्ट में अंदर 2 सेकंड के अंदर आपको डेटा आ जाएगा। विदिन 2 सेकंड्स। क्योंकि मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन वेबसाइट को आप सवाल पूछते हैं तो डेटा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में जाके फिर क्वेरी रन होकर डेटा आने में वक्त लगेगा। तो मैंने वो सारा डेटा वहाँ से कॉपी किया,
डाउनलोड किया, एक्सेल में कन्वर्ट किया और आपके मोबाइल में ही मैंने वो डेटा को इंस्टॉल कर दिया। जी जी। तो क्योंकि आपका मोबाइल सिर्फ आपके फ़ोन में सर्च कर रहा है, 2 सेकंड के अंदर ही डेटा आ रहा है, वो मेरा एक एप्लीकेशन है। जी जी। तो जो लोग नहीं, जिनके पास एप्पल फ़ोन है और जो लोग मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए मेरी वेबसाइट है HYDSIR.in, अच्छा। हैदराबाद SIR.in। इसमें पूरे 13 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैदराबाद के उस ज़माने के थे, उसके 40 लाख लोगों का डेटा मैंने ऐड कर दिया है। जी जी। तो जो ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं वो वेबसाइट में जाके भी डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। जी जी। साथ ही साथ मैंने कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट्स के लिए INCHYDBLA.in एक वेबसाइट बनाई है। वो वेबसाइट में जितने भी डुप्लीकेट वोटर्स हैं, उन सारे डुप्लीकेट वोटर्स का इंफॉर्मेशन खाली आपको एक क्लिक में दिख जाएगा। आपने एक बटन दबा दिए तो मलकपेट में जितने डुप्लीकेट वोटर्स हैं, सारे वोटर्स एक के नीचे एक दिख जाएंगे। अच्छा। तो हमारे जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं वो डेटा को देखेंगे, वो डेटा में उनको नाम दिख जाएगा, वालिद साहब का नाम दिख जाएगा, घर का नंबर दिख जाएगा, और वो BLO को बता के कि देखिए ये डुप्लीकेट है, वो डुप्लीकेट वोटर्स निकाल देंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से खासतौर पर हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं सुदर्शन रेड्डी, उनका कहना है कि हमने एक मुकाम से एक से ज़्यादा लोगों के नाम रहेंगे वोटर लिस्ट में, तो उनका एक खुसूसी एप्लीकेशन है, यानी DAC कुछ इस तरह की उन्होंने बात कही है, तो वो खुद ब खुद उसकी निशानदही करता है। जी देखिए, जो लिस्ट हमारे पास जो लेटेस्ट इलेक्शन कमीशन की मौजूद है, उसके हिसाब से हम लोगों ने डुप्लीकेट आइडेंटिफाई किए हैं। अच्छा। जब वो ड्राफ्ट रोल रिलीज करेंगे, वो चाहे अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करके निकाल दें, बहुत अच्छी बात है। अगर वहाँ से नहीं भी निकलेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर ड्राफ्ट रोल में हम खुद चेक करेंगे, और जो वहाँ से नहीं निकली है, बच गए हैं किसी वजह से, वो सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ आइडेंटिफाई कर लेंगे। मुझे नहीं पता कि उनका सॉफ्टवेयर का फजी लॉजिक कितना है, बट क्योंकि ये हमारा खुद का लिखा हुआ सॉफ्टवेयर है, मैं इसको कह सकता हूँ कि नाम अगर 95% मैच हुआ तभी एक बताओ। तो देखिए, मेरा नाम सैयद खालिद सैफुल्लाह है, LID, अगर दूसरे जगह पे मेरा नाम LED है, तो शायद इलेक्शन कमीशन का सॉफ्टवेयर LID रहा तो ही पकड़ेगा, बट हमारा सॉफ्टवेयर LID और LED को भी बताएगा कि ये पोटेंशियल डुप्लीकेट है। अच्छा, एनोमली की अगर बात करते हैं तो आप ये बताइए कि अक्सर जो तेलुगु में है लिस्ट आई है, उसमें नाम लोगों का बिल्कुल सही है, जबकि अंग्रेजी में गलत है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या राय दहिंदे जिम्मेदार है, क्या कोई लीडर जिम्मेदार है, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिम्मेदार है? 2002 की वोटर लिस्ट में गारंटी देता हूँ कि तेलुगु में भी गलत है, इंग्लिश में भी गलत है। अच्छा। हाँ। मोर देन 30-40% ऑफ दी वोटर लिस्ट 2002 की गलत है। सिर्फ नाम ही छोड़िए आप, मैंने सिर्फ हैदराबाद का डेटा एनालाइज किया है, 1,70,000 लोगों के वोटर ID नहीं है। एक ऐसी वोटर ID जो 3,500 लोगों की है। तो 2002 में उस टाइम पे कौन से टाइपिस्ट को यूज करते थे, और क्या टाइपिंग आउटसोर्स होती थी, क्या डेटा था, फॉन्ट क्या था, तो इसलिए वो डेटा सही नहीं है। तो चाहे तेलुगु में भी गलत है, इंग्लिश में भी गलत है। अच्छा। लेकिन SIR के हद तक हमारा ये काम है कि जो डेटा वहाँ पे है, सिर्फ वो डेटा को हम लोगों को SIR फॉर्म में फिल करना है, चाहे वो सही हो या गलत। अच्छा, एक बात बताइए कि एक नौजवान है जो B.Tech कर चुका है, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहा है, तो फिर उसे पॉलिटिक्स में आने की क्या ज़रूरत महसूस हुई? मेरे जॉब के साथ साथ मैं एक सोशल एक्टिविस्ट था। चाहे मिसिंग वोटर ऐप हो, या फ्री ऑक्सीजन ऐप हो, फिर फ्री राशन ऐप हो, चाहे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स ऐप हो, मैंने 25-30 एप्लीकेशंस बनाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे सिर्फ सलाहियत सॉफ्टवेयर बनाने की दी थी। तो मैं ये स्किल का इस्तेमाल करके किस तरह से कौम की मदद कर सकता हूँ, किस तरह देश की भलाई कर सकता हूँ, मैं ये सोच के मैं करते आ रहा था। जब मैंने मिसिंग वोटर्स बनाया तभी भी मैं नहीं जानता था कि मैं पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने डेटा एनालाइज किया और मैं देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल हक जो है 3 करोड़ लोगों का वो जा रहा है। तो मैंने सिर्फ ये डेटा को प्रेजेंट करने के लिए मैंने ऐप बनाया। तो कांग्रेस पार्टी के जब जो चेयरमैन थे प्रवीण चक्रवर्ती साहब, जो आज राज्यसभा मेंबर हैं, उन्होंने मेरे ऐप को देखा और उन्होंने देखा कि ये एक लड़का कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रख रहा है, जॉब करते हुए भी एक ऐप बनाता है जिसको 2.5 लाख लोग डाउनलोड करते हैं। तो उन्हें कुछ खासियत दिखी मेरे काम में और उन्होंने मुझे कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए उन्होंने मुझे कन्विंस किया, और मैंने 6 साल में वो बोलने के बाद कन्विंस होकर मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिक्स एक ऐसी हथियार है जिसमें आप लाखों करोड़ों लोगों की भलाई कर सकते हैं। जी जी। प्रोफेशन में रहेंगे तो आप महदूद हो जाते हैं, कुछ सेगमेंट तक लोगों को कर सकते हैं, लेकिन आप अच्छी पॉलिसीज अगर बनाएंगे अगर तो आप वो लाखों करोड़ों लोगों का फायदा होगा। जी जी। तो मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि पॉलिटिक्स बहुत अच्छी जगह है।
जहाँ पे आप ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी कर सकते हैं, तो आप पॉलिटिक्स पे आने की कोशिश कीजिए और पॉलिटिक्स पे तवज्जो कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपने एप्लीकेशंस बनाए हैं, तो क्या जो अपोनेंट्स हैं या मुखालिफ पार्टी से पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी जानिब से कुछ आपके लिए रुकावटें पैदा नहीं की गई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मुझे कभी भी इस तरह की रुकावट नहीं हुई, क्योंकि मिसिंग वोटर्स ऐप BBC, CNN, फॉरेन पॉलिसी, अल जजीरा, NDTV हर जगह पे आ रहा था। कुछ लोग मोदी जी और बीजेपी को टैग भी कर रहे थे, और क्योंकि मेरे पास दूसरे कोई सोर्सेस नहीं थे रिपोर्टर्स तक पहुंचने के लिए, मेरे हर वीडियो में मैं मेरा मोबाइल नंबर रखता था। अच्छा। ताकि कोई रिपोर्टर देख के कॉल करे और आर्टिकल आए और ज़्यादा लोगों को पता चले। बट अभी तक मुझे किसी ने कॉल नहीं किया और किसी ने मुझे कभी रोकने की कोशिश नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अब जो SIR का अमल चल रहा है, उसके बाद पूरी गलतियां छट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी और बिल्कुल एक साफ़ सुथरा डेटा है मंजर आम पर आएगा? नहीं, वो तो पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि मैं आज खुद एक डेटा एनालाइज कर रहा था कि एक आदमी के 2 वोटर ID हैं, आज भी मौजूद हैं SIR के होने के बाद भी। तो एक वोटर ID पे उन्होंने अपने वालिद से मैपिंग की है, दूसरे वोटर ID पे अपने वालिदा से मैपिंग की है। अच्छा। तो वो फिर सिस्टम में वापस आ जाएंगे। अच्छा। अगर BLO घर नहीं जाएंगे तो BLO को कैसा पता चलेगा कि वो घर में 2 वोटर हैं या 30 वोटर हैं? मैं एक चारमीनार की पोलिंग बूथ नंबर 24 की एनालाइज कर रहा था, उसमें मुझे 325 लोग ऐसे दिखे 1015 वोटरों में जो शिफ्टेड हैं। जी जी। कुछ लोग ऐसे दिखे जो 15 साल पहले उनका इंतकाल हो गया था। तो अगर इन लोगों के भी कोई फॉर्म फिल करके वापस डाल देते हैं तो फिर ये वापस आ जाएंगे। जी जी, हो सकता है। आज 100 तो टैक्स पेयर्स की मनी पूरी वेस्ट हो जाएगी। तो BLO को समझना है कि ये 1 महीना उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है हिंदुस्तान की वोटर लिस्ट को साफ करने की, एक बेहतर वोटर लिस्ट बनाने की। तो उनको वो जिम्मेदारी लेनी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में नहीं आना है और फॉर्म्स या किसी पार्टी को दे के चले नहीं जाना है, क्योंकि पार्टी चाहती है कि वोटर्स बोगस वोटर्स रहे ताकि वो अपने पोलिंग में उनको इस्तेमाल किए। बट अगर BLO स्ट्रिक्ट है तो BLO वोटर लिस्ट को साफ कर सकता है। एक सवाल ये पैदा होता है कि अक्सर लोग, कई चीज़ें उनके पास दस्तावेज़ात नहीं है, उनके माँ बाप का नाम 2002 की SIR में नहीं है, उनके नाना नानी का नाम नहीं है, उनके दादा दादी का नाम नहीं है और ख़ुद वो भी वोटर ID से भी महरूम है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, क्या मशवरा देंगे? देखिए, पहली चीज़ आप इत्मीनान रखिए, जो भी जेन्युइन वोटर है, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है। हमारा एक टोल फ्री नंबर भी है, आज ही हमने लॉन्च किया है। सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक वो टोल फ्री नंबर ऑन रहेगा। hyderabadcongress.in हमारी वेबसाइट में टोल फ्री नंबर है, आप हमें कॉल कीजिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स को सेट करके देंगे। देखिए, एक आदमी, जिम्मेदारी ले रहे हैं आप लोग? जी जी, हमारी जिम्मेदारी है। जी जी। एक आदमी जिसकी उम्र 39 ईयर्स है, मतलब जो जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए हैं, उन्हें सिर्फ एक डॉक्यूमेंट चाहिए, उनके खुद का। अच्छा। उनके वालिद का नहीं चाहिए, उनके वालिदा का नहीं चाहिए, उनके खुद का, उनके दादा का, दादी का, नाना का नहीं, उनके खुद का एक डॉक्यूमेंट चाहिए जो डॉक्यूमेंट ये साबित कर सके कि उनकी पैदाइश हिंदुस्तान में हुई है। बस मिसाल के तौर पे कौन सा? पासपोर्ट में आपको मिल जाता है, अच्छा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आपको मिल जाता है, 10th क्लास सर्टिफिकेट में आपको मिल जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो 13 डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, मानते हैं कि 3-4 डॉक्यूमेंट्स तेलंगाना के लिए नहीं, लेकिन बाकी डॉक्यूमेंटों में मिल जाता है। जी जी। 7th क्लास अगर पढ़ें तो 7th में मिल जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जिन्होंने स्कूल ही नहीं गए, जिनके ना वालिद का नाम है, ना वालिदा का है, ना दादा का है, ना दादी का है, ना नाना का है, ना नानी का है, कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है, वैसे भी लोगों के लिए वो जाके अगर कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे मी सेवा में, तो 80 रुपीज़ में एक फॉर्म मिलता है जिसमें जाके वो अप्लाई करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। वो फॉर्म फिर जाता है, उनको कहते हैं कि कोई मस्जिद कमेटी अगर आपके घर के करीब है या कोई मंदिर है तो जाके उनसे लिखा के लेके आइए। वहाँ पे जाके वो लिख के देंगे कि हम लोग इनके ख़ानदान को जानते हैं, वो सर्टिफिकेट से उनको कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगी और वो थ्रू हो जाएंगे। जी जी। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह का खौफ, डर आने से लोग परेशान हो रहे हैं। जी जी। सिर्फ आप देखेंगे कि मुसलमान ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। एनॉमली मुसलमानों में और हिंदुओं में एक है। अच्छा। मैंने खैरताबाद का सारा डेटा एनालाइज किया ताकि लोगों को मैं बता सकूं। खैरताबाद में मुस्लिम एनॉमली 21% है जी,
और हिंदू एनोमली रेट 19% है। यानी खामियां जो है 90%। 19% मुस्लिम के 21%। अच्छा। वो हिंदू भाई परेशान नहीं हो रहे, आप परेशान हो रहे हैं, खाना छोड़ रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। एक हमने देखा है बोरोबंडा का किस्सा हाँ, कि खानदान वाले कहते हैं कि वो वीडियो देख 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 के एक इंसान की जान चले गई। जी जी जी। तो मैं पॉलिटिशियंस से भी गुजारिश करता हूं कि आप इसको इतना डर मत फैलाइए। वैसे भी आपको बता दूं कि न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान साहब ने भी एप्लीकेशन बनाया है सियासत हब फाउंडेशन के जरिए, और हमारे पास भी आपको बताता हूँ हर रोज़ 300 से लेकर 500 लोग आते हैं, उनकी रहनुमाई की जा रही है। इवन अब जो फॉर्म्स है इन्यूमरेशन फॉर्म्स वो भी पूर करके दिए जा रहे हैं, हर तरह से मदद की जा रही है। और हमने आपको यही सोचा कि क्यों आप भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं तो हर अच्छे काम करने वाले की हौसला अफजाई करनी ज़रूरी है, इसीलिए हमने आपको यहाँ पर मैंने आमिर भाई का काम देखा है, पर पहले से देखते आ रहा हूँ। आपका एप्लीकेशन भी मैंने देखा है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है आपके पास। तो लोगों की लाइन लगी हुई थी पिछले 2 महीने से, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, तकरीबन 4 माह से ये काम चल रहा है। जी जी जी। तो वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि हमारे प्रोग्राम का उसूल है, हमारे प्रोग्राम में कि ये रिवायत रही है कि हम अपने मेहमान से एक मैसेज लेते हैं अपने प्रोग्राम के आगाज़ में। हम चाहेंगे कि जनाब सैयद खालिद सैफुल्लाह जो हैं वो हमारे नाज़रीन के लिए एक मैसेज दें, और वो भी SIR के तनाजुर में हो तो बेहतर होगा। देखिए, मैं इस चैनल के ज़रिए लोगों को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप परेशान मत होइए। पहली चीज़ आपको जो करना है, जो आपने एनरोलमेंट फॉर्म आपने लिया है, वो एनरोलमेंट फॉर्म को आपको वापस करना है, चाहे आप उसको फिल किए हैं या नहीं किए हैं। जी जी। क्योंकि जब आप एनरोलमेंट फॉर्म वापस कर देंगे, आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आ जाएगा। 40% लोगों का नाम एनोमली में आएगा। एनोमली में आने से परेशान मत हो जाइए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट हूँ। 101 लोगों की हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी है, 44 डिवीजन प्रेसिडेंट्स हैं, और हमारे 1200 से ज़्यादा बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है, आप कॉल कीजिए, हम आपकी मदद के लिए आ जाएंगे। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग आपको ठीक करके आपका नाम एनोमली से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। बहरहाल नाज़रीन, इसी मैसेज के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।